चलिए, मैं आप लोगों को संविधान पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 यानी भाग 1, चैप्टर 2 यानी भाग 2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। यानी भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर के 4 आर्टिकल यानी अनुच्छेद आते हैं, ये मैंने समझाया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 यानी भाग 2 नागरिकता, जिसमें आपको आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक टोटल मैंने समझा चुका था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो नागरिकता है वो अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है या नागरिकता अगर आप प्राप्त करते हो तो कितनी विधियां हैं जिसके थ्रू आपको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। या कोई विदेशी नागरिक हो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, कितने विधि के द्वारा, ये मैं आपको समझा चुका था। उसी में बताया था कि वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके बाद आपके अंदर जो भी डाउट्स होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी भाग 3। तो आपका हेडिंग यही होगा, भाग 3, इसको चैप्टर नंबर 3 है ना। तो जो भाग 3 है इसका नाम है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर को यानी भाग 3 को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि आखिर इस चैप्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिएगा, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, टोटल अनुच्छेद जो है ना कि 12 से लेकर के 35 तक है, क्योंकि नागरिकता में ही मैं आपको 11 तक पढ़ा चुका था, ठीक है। इस चैप्टर में, तीसरे नंबर चैप्टर में 12 से लेकर के 35 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक ही वीडियो में पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको 35 तक पूरा एकदम दिमाग के अंदर फीड करा दूंगा कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको कभी जीवन में याद ही नहीं हो सकता। हाँ, रट्टा मार लो, कितना भी याद कर लो, याद हो जाता है, हो सकता है आप याद करके एग्जाम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन समझ लोगे ना उस दिन आप लोगों से, अपने हक के लिए प्रशासन से, किसी भी व्यक्ति से लड़ सकते हो। तो आपको समझना है, न कि रटना है। अपने लाइफ में भी जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में इसका कहाँ कहाँ महत्व है, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो जन्म के बाद है ना, जन्म के, अगर भारत में है, अगर भारत में आपका जन्म हुआ है, अब भारत में आपके माता पिता हैं दोनों, मतलब ये समझिए कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, सिंपल सी बात में कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो जब आपका जन्म हो जाता है तो उस समय ये अधिकार आपको मिल जाता है। इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। एक आएगा, आपको आगे पढ़ाऊंगा, मौलिक कर्तव्य, वो अलग है। ये है हमारा मौलिक अधिकार। याद रहेगा पॉइंट्स कि जब आपका जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद आपको जो अधिकार दे दिया जाता है, आपको उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि आखिर में क्या इस अधिकार को रोका जा सकता है कि नहीं, ये भी मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखनी है, ठीक है। मतलब कि आपका जन्म हो गया तो आपको ये अधिकार दे दिया जाएगा, वही हमारा मौलिक अधिकार। तो आपको मैंने बताया कि जब जन्म हो जाता है, जब किसी बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद ये अधिकार दे दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक है ना, नैसर्गिक। अब ये कैसे लिखेंगे, ये तो ऐसे ही लिख देता हूँ, नैसर्गिक, ठीक है। नैसर्गिक कहा जाता है, याद रखिएगा, नैसर्गिक, ठीक है। तो नैसर्गिक किसे कहा जाता है, किस अधिकार को? मौलिक अधिकार को, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा क्या है।
ठीक है, तो ये हमारा मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। दूसरी चीज, ये मौलिक अधिकार कहाँ से आया है, तो यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। 3 बातें आपको याद रखनी है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल में है, तो 12 से लेकर के 35 तक। दूसरा, ये जन्म के समय आपको दे दिया जाता है, इसलिए इसको नैसर्गिक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और ये मौलिक अधिकार आपका यूएसए से आया है। दूसरी पॉइंट्स कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग नंबर 3। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग एक एक आर्टिकल समझते हैं। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये मौलिक अधिकार जो है ना, कि पहले 7 हुआ करते थे, अब जो है कि 6 हैं। कितने हैं, यानी आपसे कह दिया जाए कि मौलिक अधिकार, या एक शब्द आपके लिए कह दिया जाए कि मूल अधिकार, ये भी याद रखिएगा, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है कि कितने हैं आपके टोटल, तो याद रखिएगा टोटल है 6। एक्चुअली जब संविधान बना था उस टाइम 7 थे। क्या थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में टोटल 6 है। अब ये 7 कौन से थे और 6 कौन सा है, ये मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे आप समझिए, बस आपको याद हुआ ना कि मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 है। जब बना था संविधान उस टाइम कितने थे, तो टोटल 7। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस मौलिक अधिकार में सबसे पहले आपको अनुच्छेद 12 याद रखना है। देखिएगा, ध्यान सुनिए, अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है, इसमें दिया गया है मूल अधिकार, मूल अधिकार की परिभाषा है। इसमें परिभाषा ही बताई गई है कि आखिर में मूल अधिकार की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा अगर मैं मूल अधिकार का दूं ना, तो आप पहले अपने दिमाग में याद रखिए कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं या जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, जैसे हो गया आपका यूपीपीसीएल, ठीक है, और डीआरडीओ, इसरो, जितने भी गवर्नमेंटेड कोई भी सेक्टर हो गवर्नमेंट वाला, जितने भी सरकारी संस्थान है या जितने भी प्राइवेट संस्थान है, ठीक है, वो अपना जो है कि नियम और कानून खुद बनाएंगे। ये मूल अधिकार की परिभाषा, उनका ये मूल अधिकार है। यानी मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, तो कंपनी वाले ने कहा कि आपको इतने टाइम तक काम करना है। कंपनी ने कहा कि आपको 8 घंटे काम करना है, ठीक है, 10 घंटे काम करना है। यानी वो जो नियम बनाएंगे, वो नियम जो है कि आर्टिकल 12 उन्हें ये परमिशन देता है कि आप अपना नियम खुद बनाओगे। ठीक है, यही है मूल अधिकार की परिभाषा। यानी यूपीपीसीएल हो गया, बिजली विभाग हो गई, कितना यूनिट, कितने रुपये जो है कि 1 यूनिट का लेना है, या क्या नियम बनाना है, कब फॉर्म निकालना है, कब वैकेंसी करनी है, ये उसको खुद का अधिकार दिया गया है। यानी जितने भी कंपनी है या सरकार के द्वारा जितने भी गवर्नमेंटेड भर्तियां हैं, वो क्यों पेंडिंग में, क्यों, आर्टिकल 12 यही उनको पहले ही दे देता है, मूल अधिकार उनको ही पहले दे देता है कि उनकी मर्जी चलेगी, वो वैकेंसी निकालेंगे नहीं निकालेंगे, आप बस दबाव दे सकते हो। आप देखते हो ना, जब भी कोई वैकेंसी आनी होती है या कोई हंगामा होता है कि वैकेंसी नहीं आई, तो बच्चे सिर्फ हंगामा करते रह जाते हैं। भले ही उनका मौलिक अधिकार उनको भी है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में ही उन्हीं को दे दिया गया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं वो अपना नियम कानून खुद बनाएंगी। लेकिन हाँ, वो जो नियम कानून बनाएंगी, वो नियम कानून जो है कि एक लिमिटेशन में होगा। ये नहीं कि कोई कंपनी आपको 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम कराएगी, 20 घंटे काम कराएगी, या नियम अपनी अपनी अलग चेंज करती रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी कंपनियां हैं सबके लिए 8 घंटे प्रॉपर दिया गया है। अब आप कहोगे सर 12 घंटे भी तो काम करते हैं। जी हाँ, आप 8 घंटे ही प्रॉपर काम करोगे। अगर आपसे 12 घंटे काम कराया जाएगा तो आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा और आप इसके थ्रू उस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई करता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हमें अगर रोजगार चाहिए तो हमें अच्छे से काम करना होगा, और कंपनी जितने टाइम तक कहेगी उतने टाइम तक करना होगा, नहीं तो कंपनी से हम निकाले जा सकते हैं। क्यों? कंपनी का खुद का 12 नंबर यही कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा, यानी उनका खुद का नियम कानून बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर।
आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी राज्य है ना, अब राज्य समझिए, जितने मैंने कंपनी बताया ना उस कंपनियों को एक थ्रू समझिए को खुद में राज्य है, नहीं है। जैसे यूपीपीसीएल किसको कितना बिजली का बिल आएगा ये तो कोई डिसाइड ही नहीं है। ये जो बिजली मीटर रीडिंग करने वाले होते हैं ना वो कभी रीडिंग करते ही नहीं है। एक्चुअली 10 घर रीडिंग करेंगे और 100 घर का बिजली बिल ऐसे ही जनरेट कर देते हैं। मतलब इतना धांधली ये बिजली बिल वाले करते हैं, सेम टू सेम जो है कि ये यूपीपीसीएल ही तो कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं ना यूपीपीसीएल के थ्रू हो रहा है, क्योंकि यूपीपीसीएल ही तो इसका मेन है, वही नियम कानून बना रहा है और उसी नियम कानून के तहत जो है कि ये सब चल रही है। जैसे एग्जांपल दैट और समझिए कि मान लीजिए कि आपने घर में, आपके घर में मीटर लगा हुआ है बिजली का, ठीक है। तो बिजली का जो मीटर है वो 2 तरह की, एक तो डिजिटल आ चुकी है, डिजिटल मीटर। तो अब सब लोग अपने अपने घरों में डिजिटल मीटर लगवा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं। जैसे मेरे घर में डिजिटल मीटर मैंने नहीं लगवाया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार का गुलाम हूँ, यूपीपीसीएल का गुलाम हूँ, जो यूपीपीसीएल कहेगा तो आपको लगाना ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मौलिक अधिकार आपका भी है कि मेरा मन जो है कि मैं डिजिटल मीटर न लगवाऊं। हाँ, यूपीपीसीएल कह सकता है कि आपको लगवाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं उस टाइम देख सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल में कोई ऐसा नियम नहीं है, कहीं भी यूपीपीसीएल ने 100% नहीं कहा कि आप डिजिटल मीटर लगवाइए ही लगवाइए, ऐसा नहीं है। यूपीपीसीएल का साफ, यानी इसी अधिकार के तहत, मूल अधिकार के तहत यूपीपीसीएल का रूल्स है कि आप डिजिटल मीटर भी लगवा सकते हो या आप नॉर्मल जो मीटर है आपका जनरल मीटर वो भी आप रख सकते हो, कोई दोनों में से एक आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 100% उन्होंने ये प्रेशर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी डिजिटल मीटर लोग धीरे धीरे लगवा ही रहे। आई बात समझ में? वो सब आर्टिकल 12 ही कहता है। 13 नंबर यही कहता है कि कोई भी राज्य है ना, कोई भी राज्य या राज्य का मतलब कोई भी कंपनी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारा मूल अधिकार, जो भी हमारा मूल अधिकार है उसका हनन हो या हमें कोई दिक्कत हो। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर हम लोग का मूल अधिकार क्या है, तो 12 से लेकर 35 तक आप पढ़ते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया। 13 नंबर क्या करता है कि कोई भी राज्य ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगी जिसके कारण जो है कि किसी व्यक्ति का, ठीक है, या किसी नागरिक का मूल अधिकार का हनन हो, ठीक है, ये 13 नंबर कहता है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो 12 और 13 पहले ही दे दिया गया है कि ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब राज्य में कुछ भी हो सकता है, जैसे यूपीपीसीएल। अब मान लीजिए कि यूपीपीसीएल ने ही अपने दिमाग में प्लानिंग बनाया कि हम क्या करते हैं ना कि मीटर का जो रीडिंग है वो आवश्यकता से अधिक भेज देते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया कि आपने किस नियम के तहत आपने आवश्यकता से अधिक रीडिंग भेजा है या आवश्यकता से अधिक बिल भेजा है, हम इस आर्टिकल के तहत जो है ये कंपनी जो है कि ऐसे करती हैं। तो ये कहा गया है 13 में ही कि आप ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाओगे जो अन्य नागरिक या किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन होगा। अब मूल अधिकार मैंने बताया टोटल वर्तमान में 6 हैं, तो इन 6 को हम लोग पढ़ेंगे। या कोई भी राज्य समझ जाइए जहां हमारी गवर्नमेंट हो गई, कोई भी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, वो राज्य ही तो है। राज्य ही क्या है? सरकार जो नियम कानून बनाती है। तो कोई भी राज्य जो है या कोई सरकार, राज्य का मतलब सरकार समझिएगा, ठीक है, तो राज्य में कहूंगा क्योंकि इस संविधान में राज्य ही कहा गया है। तो कोई भी राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जिससे आपका, हमारा, किसी नागरिक का मूल अधिकार का हनन हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो आर्टिकल 13 कहता है। चलिए, अब मैंने बताया था कि जो मूल अधिकार हैं वो टोटल कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे जब बना था? तो 7 था। अब इन 6 में से हम आज पहला पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि उसमें कितने आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 और 13 जो है कि ऐसे कंप्लीट हो गए, लेकिन अब जो है कि हम लोग को मूल अधिकार पढ़ना है। तो देखिए जो पहला अधिकार आता है 6 में से पहला, ठीक है, पहला आता है समता या समानता का अधिकार, ठीक है। आई बात समझ में? पहला क्या है? समता यानी समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गया। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समता यानी समानता का अधिकार दिया गया है,
ठीक है, तो मूल अधिकार का पहला यही है, समता यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दिमाग में याद रखिएगा कि 14 से लेकर के 18 तक ही है, 12 और 13 के बाद ये हमारा मूल अधिकार बट गया है। ठीक है, फिर 18 के बाद 19 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो समता यानी समानता का अधिकार जो 14 से लेकर के 18 तक है, हम लोग यहाँ तक 18 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 19 से लेकर के आऊँगा, धीरे धीरे करके आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि आपको हर एक चीज़ में बेहतरीन बनाना। ठीक है, तो चलिए देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 पहले यही देखिए, इसमें नाम क्या है, समता यानी समानता, यानी सब लोगों को समान, है ना, जितने भी लोग हैं, जितने नागरिक हैं, सबको समान चीजें देखना, समान दृष्टि से देखना। इसका मतलब 14 से लेकर के 18 के बीच में सबको समानता की बात किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट हमको मिल गया है। तो देखिए 14 क्या कहता है कि विधि, है ना, विधि या कानून, है ना, विधि या कानून के सामने सब बराबर हैं। आई बात समझ में। 14 नंबर यही कहता है कि कोई भी अगर नियम कानून होगा, ठीक है, विधि होगा या कानून होगा, उनके सामने क्या है, सब बराबर हैं। तो देखिए जो विधि के सामने कानून है, यानी विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता कह सकते हो। तो मोटा मोटा विधि कानून। तो जो विधि की बात आई ना, ये विधि लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से चुराया गया। आई बात समझ में। और जब कानून की बात आई ना, तो ये चुराया गया यूएसए से, यानी अमेरिका से। ये बात आपको समझ में आ गया। और पूरा मौलिक अधिकार ही कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, तो देखिए जो विधि है वो ब्रिटेन से लिया गया, और जो कानून के समक्ष समानता है वो यूएसए से लिया गया है। अब समझिए विधि क्या है, कानून क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई नियम बनाया जाए, कोई भी नियम बनाया जाए। अब मान लीजिए कि संसद में कोई नियम बनाया गया, ठीक है। अब जब नियम बनाया जाएगा तो क्या ऐसा जरूरी है कि नियम जो है कि केवल हम लोगों पे ही लागू हो? क्या वो संसद में बनाने वाले व्यक्ति हैं, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? बिल्कुल ही होगा। जैसे आप देखते हो कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा कभी कि एक पुलिस वाले जब कोई हेलमेट नहीं पहना होता है तो उसका चालान कर देते हैं, लेकिन वही पुलिस वाले जब खुद हेलमेट नहीं पहने होते हैं तो अपना चालान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नियम बनाया गया है कि अगर हम हेलमेट पहन कर चलेंगे तो आप भी हेलमेट पहन कर चलोगे, इसका मतलब ये जो नियम है ना, वो नियम सबके लिए बराबर होगा। वही है आपका विधि, यानी जो भी नियम बनाया जाएगा वो नियम सबके लिए बराबर होगा। ये नहीं कि कोई बड़ा है तो वो नियम का उल्लंघन करेगा और हम जो है कि नियम का पालन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको नियम का बराबर होगा, सब नियम के सामने बराबर है। बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा आता है कानून। कानून क्या है कि मान लीजिए कि अगर मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं अगर किसी का मर्डर कर दूँ, अगर एक कोई आईएएस ऑफिसर है वो भी अगर किसी का मर्डर कर देता है, तो हम दोनों जब कानून के सामने पेश होंगे, यानी न्यायालय के सामने, तो न्यायालय ये नहीं हमसे देखेगा कि हम जो है कि एक आम नागरिक है और वो एक आईएएस है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई भी पद का हो, सबके लिए कानून बराबर होगा। कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे। और तो आप समझ में आ गया कि विधि के सामने, नियम के सामने भी कोई भी नियम बनेगा तो सबके लिए समान होगा, और अगर कोई कानून भी बनता है तो सबके लिए कानून समान होगा। अगर मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति साहब कोई गलती करते हैं और ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें सजा देना है, ठीक है, तो जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर हैं उन्हें कोई भी सजा दे नहीं सकता, क्योंकि जब आप उसे सजा दोगे तो उनको एक आर्टिकल के तहत उन्हें माफ़ करने की, सज़ा माफ़ करने की जो है कि छूट दी गई है, तो अपना खुद की सज़ा माफ़ कर लेंगे। तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर मान लीजिए कि हमने दे दिया सज़ा और माफ़ कर लिए, तो इसलिए जब तक वो पद पर हैं तो उन्हें सज़ा मत दीजिए। पद के हटने के बाद उन्हें जो है कि इसी नियम और कानून के तहत उनके साथ भी वही होगा जो आम नागरिक के साथ होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 समझ में आ गया। चलिए आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हमने पहला 14 क्या देखा कि नियम और कानून के सामने सब क्या है, बराबर हैं। तो 15 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति का धर्म है ना, धर्म, जाति,
लिंग या जन्म स्थान। ठीक है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका धर्म अलग अलग है, जाति भी अलग अलग है, लिंग भी अलग है, यानी पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, या ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और या जन्म स्थान अलग अलग हो। जैसे मैं यूपी से हूँ, कोई बिहार से हो सकता है, कोई मध्य प्रदेश से हो सकता है, हर राज्य के अलग अलग लोग। समझ में आया? तो कभी भी 15 नंबर यही कहता है कि चाहे आपका धर्म अलग हो, या जाति अलग हो, या जन्म स्थान कहीं भी हुआ हो, ठीक है, या आपका लिंग अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यदि आपके साथ चाहे धर्म के आधार पर, या जाति के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर अगर आपसे कोई भेदभाव करता है, तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि आपके मूल अधिकार का यहाँ पे हनन किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, आज यही देखोगे कि धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे इस्लाम धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, इनके बीच में आज की जो सरकार है वो ये भयानक एक कट्टरपंथी ला रही है। यानी इसी आर्टिकल के तहत आप चाहें तो जो व्यक्ति आपके ऊपर धार्मिक चीजें कर रहा है, यानी आपसे आपके साथ भेदभाव कर रहा है, ठीक है, तो आप इसी आर्टिकल के तहत उसके ऊपर केस कर सकते हो। तो आपको 15 नंबर समझ में आया कि आपका धर्म क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जन्म स्थान कहाँ है उससे भी कोई मतलब नहीं है, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, कोई भी मायने नहीं रखता है। बस आपको कभी भी इन चीज़ों से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको समान देखा जाएगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा। अब ये नहीं कि मान लीजिए हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, हम हिंदू होकर मर्डर किए तो हमको सज़ा कुछ अलग दिया जाएगा, मुस्लिम ने मर्डर किया तो उसको सज़ा कुछ अलग दिया जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। सबके लिए समान होगा, नियम और कानून सबके लिए समान होगा, ऊपर ही हमने देख लिया था। तो धर्म और जाति, लिंग, जन्म स्थान के, ठीक है, जन्म स्थान वगैरह के नाम पर आपसे कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है किसी भी नागरिक से नहीं करना है। चलिए आता है आर्टिकल 16, ठीक है, यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सार्वजनिक निर्वाचन, ठीक है, यानी आप सरकारी जो नौकरी है, ठीक है, आर्टिकल 16 के तहत जो है कि जितने भी सार्वजनिक निर्वाचन है, नहीं सार्वजनिक यानी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, किसी से भी कोई भी मतलब असमानता नहीं रखा जाएगा, सबको समानता के थ्रू दी जाएंगी, यानी सबके लिए सीटें बटी होंगी बराबर बराबर। लेकिन इसी के तहत जो है ना कि ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण भी दिया गया है इसी में। तो आपको समझ में आ गया कि सरकारी नौकरी में समानता दी जाएगी, यानी ये नहीं भेदभाव नहीं होगा, कहीं भी भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मतलब क्या आप देख पा रहे हो क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा है, ये संविधान वाकई में बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसको लिखने का पीछे देखिए क्या क्या लॉजिक लगाया गया है कि कहीं से भी आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। और आजकल ये दो कौड़ी के नेता जो अनपढ़ गवार हो करके इस संविधान में संशोधन कर देते हैं, है ना। देखिए जो इंसान 32 डिग्रियां ले करके इस संविधान का रचना किया है, संविधान का एक नींव से ले करके एक बिल्डिंग तैयार किया है, और आज ये अनपढ़ नेता बैठ करके ये जो है कि इस नियम को बदल दे रहे हैं, इसमें संशोधन कर दे रहे हैं। आप नोटिस कर पा रहे हो क्या? ये चीज़ नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए? इसके लिए संशोधन करने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि हर एक जिले के जितने भी आईएएस ऑफिसर हों, उनका परमिशन चाहिए, न कि संसद का परमिशन चाहिए इस संविधान में संशोधन करने के लिए। उनका परमिशन हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अनपढ़ गवार क्या है कि जो भी एक मान लीजिए कि कोई मेन हेड है, जैसे प्रधानमंत्री जी जो भी हुआ बोलेंगे तो सब पीछे से हुआ करके शामिल हो जाएंगे, ये अनपढ़ गवार ऐसे हो गए। लेकिन अगर एक आईएएस ऑफिसर अगर अपना सहमति दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही सोच समझ के सहमति देगा, और अनपढ़
छत्तीसगढ़ हमेशा ऐसे ही सहमति दे देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सार्वजनिक जो निर्वाचन है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सबको समानता दी जाएगी और ओबीसी वालों को विशेष आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब ये हो गया कि छुआछूत का अंत। ठीक है, जैसे देखते हैं ना, अगर कोई जनरल कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, है ना, या अगर कोई एससी कास्ट का हो, अगर किसी ब्राह्मण को वो टच कर देता है तो क्या हो जाती है, मारपीट हो जाती है कि तुमने मुझे कैसे छुआ, कैसे टच कर दिए। यही है आर्टिकल 17 यानी छुआछूत का अंत। यानी अब कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि तुम बड़े कास्ट के हो, हम लोअर कास्ट के हैं तो हमारे अंदर भेदभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक नोटिस कीजिए कि जो पंडित जी लोग हैं ना, अगर उनको कोई एससी या एसटी कास्ट का व्यक्ति अगर अपने घर का राशन देगा या खाने पीने की चीज़ें देगा तो पंडित जी लोग नहीं लेते हैं, लेकिन वही अगर पैसा देगा तो वो रख लेते हैं, क्योंकि पैसे में उनके छुआछूत नहीं लगता है। आपको समझ जाना चाहिए कि देखिए, धर्म या कोई भी चीज़ हो ना, वहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको ये बात पता है और पंडित जी लोग पैसे के पीछे अपना रखते हैं कि पैसा आना चाहिए, भले वो किसी जगह से भी आए, चाहे एससी से हो चाहे एसटी से हो, लेकिन सामान खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो नहीं लेकर के जाएंगे। ये मैंने मोस्टली लोगों पे देखा है, हर जगह ऐसा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 90% आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, तो ये छुआछूत का अंत यानी आर्टिकल 17 यही कहता है कि आपको ये नहीं कि भेदभाव रखना है कि कोई टच कर दिया तो मारपीट कर दिया। अगर मारपीट कर देते हो तो इस आर्टिकल के तहत छोटे वाला जो पिटाया है, जिसको आपने नीच समझ के मारा है, वो इस आर्टिकल के तहत आपके ऊपर केस कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखना है। ये सब संविधान में लिखा गया है, यानी हमको इतना समान बना दिया गया है कि आज इसी के तहत सब जो है कि एक विद्यालय में एक साथ बैठ करके अध्ययन कर पा रहे हैं। वरना ये होता कि अपर कास्ट का व्यक्ति छोटे कास्ट के बच्चों के साथ बैठता ही नहीं, क्योंकि कहेगा कि टच हो जा रहा है ना, एक दूसरे के साथ टच हो जा रहा है, यानी बॉडी, उसका बॉडी ये चमार है, ये है, वो है, दुसाद है, ये सब है ना, इनसे क्या हो, ये नफरत फैलती जाती है। तो ये जो है कि आर्टिकल 17 यही कहता है कि छुआछूत का अंत कर देना है, कोई भी नहीं रहे, मतलब कोई भी एक दूसरे से नफरत नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो अस्पृश्यता का अंत समझ में आ गया, छुआछूत का अंत हो जाना चाहिए, कोई अब किसी से नफरत नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या चीज? उपाधियों का अंत। अब ये उपाधियां क्या है? तो देखिए, कोई भी राज्य है ना, कोई भी राज्य अगर किसी व्यक्ति को उपाधि देगी तो वो सिर्फ 2 ही चीज में दे सकती है। वो है एक, पहला शिक्षा और दूसरा सेना। यानी अगर कोई भी राज्य अगर किसी व्यक्ति को उपाधि दे रही है, किसी नागरिक को उपाधि दे रही है, तो सिर्फ 2 ही क्षेत्र में उपाधि दे सकती है, शिक्षा और सेना। इनके अलावा कोई अन्य क्षेत्र में कोई भी राज्य उपाधि नहीं दे सकता है। या अगर इन क्षेत्र के जो भी व्यक्ति हैं, है ना, वो अपनी उपाधि को लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो अपने नाम के आगे टीचर लगा सकता है, कोई कर्नल है तो उसके नाम के आगे कर्नल लग जाता है। ठीक है, तो वो सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी राज्य जो है कि अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसी के तहत क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भारत का नागरिक है, अगर उसको विदेश से कोई उपाधि दी जा रही हो, ठीक है, तो वो उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। क्या करेगा? वो स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति से परमिशन न ले। है ना, समझ में आया मेरी बात? कि अगर आप भारत के नागरिक हो और विदेश में गए और विदेश वालों ने आपको अगर कोई उपाधि दे, विदेश अगर कोई आपको उपाधि दे, तो आप उपाधि नहीं ले सकते हो, किसी भी चीज़ की उपाधि नहीं ले सकते हो।
जब तक कि आप भारत के राष्ट्रपति से परमिशन न लो। तो अगर आप विदेश से कोई भी उपाधि लेते हो तो उसके पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, वरना आप उपाधि नहीं ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है कि उपाधियों का अंत होना ही चाहिए। कोई भी राज्य कोई भी उपाधि किसी को नहीं देगा, है ना। ये बात बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। सिर्फ शिक्षा और सेना में ही ये दिया जा सकता है उपाधि, ठीक है। अब इसी उपाधि के थ्रू क्या हुआ था कि जब 1954 में ठीक है, जब 1954 के बाद जो है या 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जब 1954 के बाद भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड दिया जाना स्टार्ट हुआ था, तो इसी को जो आज की सरकार है भारतीय जनता पार्टी 1977 ईस्वी में, ठीक है, इसको क्या करती है, बंद कर देती है। जो अवार्ड दिया जा रहा था ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आती है तो इसे बंद कर देती है। लेकिन पुनः ये 1980 ईस्वी में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो पुनः यह चालू कर दिया जाता है। तो आपको समझ में ये बात आया, ये याद रखना है कि उपाधियों का अंत क्या होता है, ठीक है। तो ये था टोटल जो है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें मैंने आपको 12 से लेकर के 18 तक पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मूल अधिकार लेकर के आऊँगा। तो याद रखिएगा कि पहला हमारा जो मूल अधिकार है वो समता यानी समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। एक एक आर्टिकल को मैंने समझाया और आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।